जय हिंद साथियों, आज हम लोग जो करने वाले हैं आर्मी क्लर्क के लिए, ये आपका विजेता फुल टेस्ट का टेस्ट नंबर 16 है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और 50 क्वेश्चन जो रहेगा आप एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए इस क्लास को आज स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आप इसमें से कितना कर पाते हो। और आज जो आपका टारगेट है 32 क्वेश्चन का टारगेट है। कम से कम नेगेटिव कार्ड का आपका 32 क्वेश्चन सही होना चाहिए। अगर इतना क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं तो गारंटी है इस एग्ज़ाम में, आप कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कितना लेवल का एग्ज़ाम हो आर्मी क्लर्क का, उसमें से 32 प्लस आपका स्कोर रहेगा। क्योंकि ये जो टेस्ट जो है पूरा इंडिया लेवल पर सबसे बेस्ट टेस्ट है, और ये टेस्ट किसी भी कोई बुक से कोई पेस्ट नहीं है। इस टेस्ट को आप पूरा पूरा लगाएं। और मैं 1 मिनट आपके लिए रोकना चाहूँगा। आपके आर्मी क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए सबसे जो बेस्ट ई बुक है इंग्लिश का ये है, और आपको टेस्ट करने के लिए ये वॉल्यूम 3 मैंने ला दिया है आपके सामने में। तो ये वॉल्यूम 3 से अपने आप को टेस्ट कर लीजिएगा। इसमें 10 से टोटल मिलेंगे आपको, और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न मिलेंगे। टोटल 500 क्वेश्चन है आपको। प्लस में आपको लग रहा है कि इंग्लिश आपका वीक है, कहीं भी क्लास कर लिए हो या कर रहे हो, तभी मैं बोलूँगा इस क्लास को आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आप एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। किसी भी एग्जाम, किसी भी टेस्ट से, किसी भी इंस्टीट्यूट से सबसे ज़्यादा बेस्ट मिलेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में ये है, आइन ए अकबरी और अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। अब देखिए एक दो को इसमें क्वेश्चन में आपको एक दो क्वेश्चन आपको और ऐड हो जाएगा अगर देखेंगे तो। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये इसमें ये है कि ये जो आयन अकबरी और अकबरनामा जो है ये कौन सी भाषा में लिखा गया है। ये क्वेश्चन आपका ये है। तो इसका आंसर पहले नोट कर लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने आंसर से मैच कर लीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि ये फ़ारसी में लिखा गया है। यानी आयन अकबरी और अकबरनामा जो है ये फ़ारसी में लिखा गया है। तो इसका आंसर तो ये है। कभी कभी एग्जाम में आपको ये आ जाता है कि आयन अकबरी की रचना किसने किया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अबुल फजल ने किया था। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा का भी रचना किया गया था। तो इस क्वेश्चन में आप नोट ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर जो आपके सामने में 4 ऑप्शन है देख लीजिए, पाकिस्तान, म्यांमार, भारत और बांग्लादेश। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि म्यांमार जो है ये सार्क देश का सदस्य नहीं है। क्या है, सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क क्या हो जाएगा, आपका म्यांमार हो जाएगा आपका आंसर। आप नोट कर लीजिएगा इसमें 2-3 क्वेश्चन कि सार्क SAARC इसका फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। प्लस में इसमें 8 देश हैं। इसमें 8 देश हैं। अब देखिए 8 देश में देखिए आपका पाकिस्तान है ही, भारत है ही, बांग्लादेश है ही। देखिए एक और है क्या, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका, अफगानिस्तान। और भी इसके अलावा जो 8 देश हैं कौन कौन से देश है एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, या फिर आप इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि आपका म्यांमार के बदला में कुछ और दे दे, तो आपको 8 का 8 देश पता होना चाहिए आपके सामने में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग कहाँ स्थित है। चुनाव आयोग जो है वो कहाँ स्थित है। ये है ऑप्शन चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से इसका आंसर आपको 99% बच्चों को पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जो स्थित है वो कहाँ पर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। मैं इसे बोलूँगा फिर से, 99% बच्चों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, कौन से सिटी में है ये, क्या दिल्ली में है, आगरा में है, कोलकाता में है और लखनऊ में है। तो यहाँ पर जो फिर से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में है, कुतुब मीनार स्थित है। अब देखिए एक तो आप इसमें नोट कर लीजिएगा जो कि मोन्यूमेंट जहाँ जहाँ है, जो मोन्यूमेंट है, जैसे कुतुब मीनार है, आगरा है, ताजमहल है, ठीक है, लाल किला है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जो बेसिक चीज़ है ये सब चीज़ एग्जाम में आपके आने की संभावनाएं हैं, और ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं एग्जाम में, तो इसको क्वेश्चन करना ज़रूरी है। तो इसका आंसर तो मैंने बता दिया, दिल्ली है। अब आप एक चीज़ आप नोट बना लीजिएगा कि आगरा में कौन सा मोन्यूमेंट है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, कोलकाता में और लखनऊ में, तीनों जगह पर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक मोन्यूमेंट है। इसको आप नोट बना कर जरूर आप लोग सर्च कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे आ जाओ। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। अब यहाँ पे जितने भी स्टेट हैं आपके सामने में, जितना स्टेट है, जितना भी यूनियन टेरिटरी है, सभी का आपको कैपिटल पता होना चाहिए। सभी का आपको कैपिटल पता होना चाहिए। तो इतना जरूर देख लीजिएगा आप लोग। प्लस में अगर आपके पास टाइम है तो देखो मैंने बता दिया है आपको कि सीएम भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। एग्जाम में आपके सीएम और गवर्नर भी आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको जरूर आप लोग के लिए आपका होमवर्क हो जाएगा कि स्टेट, यूनियन टेरिटरी, सीएम और गवर्नर आपको याद होना चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश का जो राजधानी हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका आंसर हो जाएगा कि ईटानगर जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका सामने में है कि दही खट्टा की उपस्थिति के कारण होता है। दही जो खट्टा होता है वो किसके कारण होता है? दही जो खट्टा होता है वो किसके कारण, किसमें क्या होता है कि वो दही खट्टा होता है? पहला ऑप्शन जो है साइट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपको तीनों ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है तो ऑप्शन नंबर आप डी जो है आप आंसर चुन सकते हैं, लेकिन इसका आंसर है ए बी सी में से ही कोई है, तो अपने आंसर से मैच कर लीजिए। अगर नहीं पता है तो अभी आप स्क्रीनशॉट लेते रहो, बाद में इसका नोट जरूर बनाना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैक्टिक एसिड के कारण से दही खट्टा होता है। दही में खट्टा होने के कारण क्या होता है, उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, इसलिए वो दही खट्टा होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त किया जाता है, कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पर 4 गैस का नाम दिया गया है, तो यहाँ पर अपना आंसर को मैच कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में जो मैं आंसर देने वाला हूँ हो सकता है कि किसी को डॉट भी हो जाए, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा आपका आंसर। बहुत जगह आप देखते होंगे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि एथिलीन का यूज़ किया जाता है, तो आप भी 100% यहाँ पर सही है, गलत नहीं है। लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ जहाँ पर एथिलीन हो और एथिलीन हो तो वहाँ पर आप लोग आंसर एथिलीन ही चुनना, क्योंकि एथिलीन का प्रोसेस से एथिलीन बनता है। लेकिन एग्जाम में आपको शायद ही आपको ये दोनों साथ साथ मिल जाए। अगर दोनों साथ साथ मिल जाएगा, एथिलीन और एथिलीन दोनों साथ साथ मिल जाएगा, तो आप लोग एथिलीन का आपका आंसर चुनना। बाद बाकी आपका आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि जब दोनों ऑप्शन हो तो आप ऑप्शन नंबर डी चुनिएगा, यानी कि एथिलीन चुनिएगा। अगर ये नहीं दिया हो तो आप एथिलीन जरूर चुनिएगा फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका सामने में है कि नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन के साथ लेपित होता है। आप जो देखते हो नॉन स्टिक जो होता है बर्तन जो भी होता है, इसमें क्या कोई भी खाना चिपकता नहीं है, उसमें क्या लेपित होता है, उसमें क्या कोटेड किया जाता है, क्या उसमें कौन सा चीज़ लगाया जाता है? तो क्या पीवीसी लगाया जाता है, टेफ्लॉन लगाया जाता है, या पॉलीस्टाइलिन यूज़ किया जाता है, या काला पेंट होता है वो? तो यहाँ पर फिर से अपना आंसर चेक कर लीजिए, और आंसर देने के लिए आप थोड़ा घबराना नहीं है, तेज़ी मत करना है, आंसर को देने के लिए पैसेंस बना के रखना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वो हो जाएगा टेफ्लॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेफ्लॉन आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो जो जो आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है आपका आंसर यहाँ पर 100% सही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को लगाते रहें, अगर नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट लेके रहना आप लोग, बाद में इसका नोट बना के जरूर रखना। और लास्ट में आपको कमेंट ये भी करना है कि टोटल 50 क्वेश्चन में से आपने कितना क्वेश्चन का सही सही आंसर करा है। और जो भी आप आंसर करना, अगर आप मान लीजिए 10 ही क्वेश्चन का इसमें 50 क्वेश्चन में से आंसर करते हो तो मुझे 10 ही कमेंट करके बताना है, या मुझे मैसेज कर देना मुझे कि 10 क्वेश्चन मैंने बनाया है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने आप में क्या रखना, सच्चाई रखना कि इतना मैंने करा है। आप अगर आज 10 ही क्वेश्चन करते हो तो इसका ये मतलब है कि आप आगे कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, इसलिए आप 10 क्वेश्चन आज करोगे, कल 15 करोगे, कल 20 करोगे, ऐसे करते करते अपना टारगेट अचीव कर लोगे और एग्जाम में आप लोग सक्सेस कर जाओगे। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने में है कि घरेलू मक्खी द्वारा नहीं फैलने वाला रोग, यानी घरेलू मक्खी जो होता है उससे जो नहीं फैलता है रोग, वो कौन सा रोग इसमें दिया गया है? तो जो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है हैजा है, पिचिस है, डेंगू बुखार है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डेंगू बुखार, यानी कि डेंगू बुखार जो है ये घरेलू मक्खी के द्वारा नहीं फैलता है। तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं मुझे, या फिर अपने नोट में सर्च करके रख सकते हैं कि डेंगू बुखार किससे फैलता है। बहुत ईजी से इसका आंसर है, इसलिए इसका मैंने आंसर नहीं करा है मैंने यहाँ पर। तो डेंगू बुखार का फैलने का कारण क्या होता है आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि घरेलू मक्खी के द्वारा डेंगू बुखार नहीं फैलता है, यानी कि हैजा भी, पिचिस भी घरेलू मक्खी के द्वारा फैल सकता है, फैलता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन है इसका। अब आपको मिलेंगे, आगे मिलेंगे कंप्यूटर मिलेंगे, फिर मैथ मिलेंगे, उसके बाद इंग्लिश मिलेंगे। तो इसको लास्ट तक जरूर देखना आप लोग। चलो देखो, क्वेश्चन ये है कि जब किसी गैस को द्रव में बदला जाता है, जब किसी गैस को द्रव में बदला जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, डिपोजिशन और सब्लिमेशन दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ मैंने इसका हिंदी नहीं करा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ज़्यादा इसको इंग्लिश में यूज़ किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को कंडेंसेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको संक्षेपण हिंदी में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्षेपण कहा जाता है।
ठीक है। और एवापोरेशन मतलब वाष्पीकरण कहा जाता है, और सब्लिमेशन क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कंप्यूटर पे आते हैं। कंप्यूटर में जो आपका 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में से एग्जाम में अगर सक्सेस करना चाहे तो 4 क्वेश्चन आप जरूर करना। आप लोग 4 क्वेश्चन नहीं तो 5 का 5 क्वेश्चन का टारगेट रखना। इसके लिए आपको पास जो भी बुक है उसको 100% रीड करें, और जो मैंने यूट्यूब पर मैंने बता रखा है उसको आप लोग पूरा 100% अचीव कर लेना। साथ साथ में जो मैंने बनाया है कंप्यूटर का ई बुक जो है, जो कि 50 रुपये का है, वो अभी आप तक ने नहीं लिया है तो ज़रूर ले लेना, और इसको स्टडी ज़रूर करना आप लोग। ये लेने के लिए मैंने लिंक भी डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप मुझे 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप करके, या फिर पेमेंट करने के लिए भी यही नंबर है, मैं आपको बुक व्हाट्सएप कर दूंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम बॉक्स, एनग्रेव के रूप में जाना जाता है। ये सब क्या है? सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, ये सब क्या है? क्या ये फॉन्ट इफेक्ट है, या टेक्स्ट इफेक्ट है, फॉन्ट स्टाइल है, या वॉल्ट आर्ट है? तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब क्या है? फॉन्ट इफेक्ट है। क्या है सब? फॉन्ट इफेक्ट है। तो इसका आंसर आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंकगणितीय तर्क इकाई निम्नलिखित क्रियाएं करती है, यानी कि ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि ALU का फुल फॉर्म क्या है। इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य, जो बेसिक कार्य जो होता है वो क्या होता है? गणना करना होता है और तार्किक तुलना दोनों करना होता है, यानी कि कैलकुलेशन और लॉजिकल कंपैरिजन दोनों करना होता है। इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक बार जब सूचना कंप्यूटर में इनपुट हो जाती है तो वह क्या बन जाती है? अगर कोई एक इन्फॉर्मेशन अगर कंप्यूटर में डाल दिया जाता है तो क्या बन जाता है? क्या वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, डेटा बन जाता है, या फिर आइडियाज़ बन जाता है, या फिर फैक्ट बन जाता है? क्या बन जाता है? देखो हम लोग क्या बताया, हम लोग इन्फॉर्मेशन क्या बन जाता है? इन्फॉर्मेशन डेटा बन जाता है। क्या बन जाता है? डेटा बन जाता है। देखो कंप्यूटर में क्वेश्चन में जब भी आए डेटा इन्फॉर्मेशन को डेटा में, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डेटा हो जाएगा आपका आंसर। अब आगे बढ़ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ, और अपने आप को एनर्जी पूरा रखो और पूरा क्वेश्चन करने का टारगेट रखो यहाँ पर, और पूरे एनर्जी के साथ टोटल 50 क्वेश्चन करें, एक टाइम के साथ करें। ठीक है, इतना बात है। और ये जो टेस्ट है ये विजेता आर्मी क्लर्क टेस्ट है। बस ये मैं टेस्ट क्या कर रहा हूँ, यूट्यूब पर मैं लाइव कर रहा हूँ। बात बाकी इसमें 20 टेस्ट मिलेंगे आपको इसमें विजेता आर्मी क्लर्क टेस्ट में, जिसका कि 250 पेमेंट करना होता है वीडियो सॉल्यूशन के साथ। इसमें PDF भी आपको मिल जाता है एप्लीकेशन पर, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना आप लोग। बिल्कुल ये लेटेस्ट पैटर्न में बनाया गया ये टेस्ट है। चलो ये अगला क्वेश्चन जो है, एक कंप्यूटर पोर्टेबल और यात्रियों द्वारा ले जाने में आसान जो होता है वो उस कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? क्या उसे सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, लैपटॉप कहा जाता है, मिनी कंप्यूटर कहा जाता है, या फाइल सर्वर कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऐसे कंप्यूटर को जो कंप्यूटर पोर्टेबल होता है और यात्रियों द्वारा, यानी कि ट्रैवलर द्वारा जो लेके कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं, उसे कहते हैं हम लोग लैपटॉप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम लैपटॉप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी हो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी हो जाएगा, लैपटॉप आपका करेक्ट यहाँ पर आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं कि परम को द्वारा विकसित किया गया है। अब क्वेश्चन आपको ये भी याद रखना है कि परम है क्या? क्या है ये परम? क्या है परम? क्या है परम? एक सुपर कंप्यूटर। क्या है परम? क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, किसके द्वारा विकसित डेवलप किया गया है? क्या ये CDAC के द्वारा, IIT कानपुर के द्वारा, या BARC के द्वारा, या फिर IIT दिल्ली के द्वारा डिजाइन किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस CDAC के द्वारा तैयार किया गया ये आपका ये परम कंप्यूटर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कई बार आप एग्जाम में परम का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है और CDAC का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो दोनों आपको पता होना चाहिए, बढ़िया पता होना चाहिए। देखो तो यहाँ पर CDAC का मैं बता रहा हूँ आपको कि CDAC का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है, देखिए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस, क्या है? एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म क्या? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसका ये फुल फॉर्म है। और ये कहाँ पर है? ये देखो CDAC
देखिए इसमें कितने सारे क्वेश्चन आपको बन रहे हैं कि सी डैक जो है ये कहाँ पर है। ये जो है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ये पुणे में है। कहाँ पर? ये पुणे में है। इतना आपको इसमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, मैथ का क्वेश्चन दिया गया। मैथ में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैथ में 10 क्वेश्चन में से आपको कम से कम आपका 8 से 9 क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए एग्जाम में। यहाँ के मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम में। अब यहाँ सोच सकते हैं कितना आपको तैयारी होना चाहिए आपका। बाद बाकी मैथ क्लास जो स्टार्ट होने वाला है, मैथ का जो अभी मैंने क्लास बंद कर रखा था वो भी आपको क्लास मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम जो है आपका 1 से 1.5 मंथ में एग्जाम आपका 100% आपका हो जाएगा। इसलिए मैथ क्लास भी अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। अब बाद बाकी इंग्लिश में तो इतना सारा क्लासेज हो गया है, उस क्लास को आप 100% कर लेना आप लोग। प्लस में जो वीडियो कोर्स है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसमें 100% जो भी क्लास करा दे मैंने करना। और अब इनका इंग्लिश भी क्लास भी स्टार्ट अब हो जाएगा, अभी रिकॉर्डेड ही स्टार्ट होगा। उस क्लास को जब भी रिकॉर्डेड हो या फिर लाइव हो, तो लाइव में ये हो जाता है बस बेनिफिट ये होता है एक कि आपको पूछने का चांसेस मिलता है। वैसे जो भी मैं रिकॉर्डर भी करता हूँ, मैं ऐसा क्वेश्चन करता हूँ क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आए, तभी अगर डाउट अगर आ जाए तो नोट बना कर रखना और मुझे बता देना, मुझे व्हाट्सएप कर देना। मैं देखूंगा अगर ये चीज़ है तो मैं देख लूँगा एक बार उसको कैसा क्वेश्चन है ये। चलो आगे एक क्वेश्चन ये है कि एक कार 10 घंटे में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी यात्रा पूरी करती है। एक कार जो है 10 घंटा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा पूरी कर लेती है। यदि समान दूरी को 4 घंटे में तय करना हो तो कार की गति कितनी वृद्धि करनी होगी। देखो 10 घंटे में इतने की स्पीड से यात्रा पूरा कर लेता है। अगर उसी दूरी को, उसी यात्रा को अगर 4 घंटा में ही पूरा करना पड़े तो उसको क्या करना पड़ेगा? स्पीड बढ़ाना पड़ेगा ना। पहले तो ये देख लेते हैं कि दूरी है कितना। अगर दूरी निकल जाए आपको, तो आपको समय दिया गया है, इससे हम लोग स्पीड निकाल लेंगे हम लोग। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है? दूरी का जो फार्मूला होता है चाल गुना में समय होता है, यानी कि डिस्टेंस के बराबर में क्या होता है? स्पीड इंटू में टाइम होता है। अब यहाँ पर दिया गया है डिस्टेंस कितना दिया गया है, डिस्टेंस कितना निकल जाएगा, स्पीड दिया गया है 80 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया गया है 10 आवर। तो यहाँ पर 800 किलोमीटर क्या हो जाएगा? इसका दूरी हो जाएगा। अब आपको डिस्टेंस निकल गया, आपको यहाँ पर दूरी निकल गया आपको, और टाइम भी आपको अब दिया गया है। टाइम कितना दिया गया है? 4 घंटा दिया गया है। 4 घंटा या 4 आवर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कितना वृद्धि यानी स्पीड निकालना पड़ेगा आपको। देखो डिस्टेंस और टाइम दिया गया है, तो स्पीड निकालेंगे क्या करते हैं हम लोग? स्पीड बराबर क्या होता है? मैं इसको यहाँ कर दे रहा हूँ। स्पीड बराबर क्या होता है? आपको डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। डिस्टेंस दिया गया है 800 और दिया गया ये 4 दिया गया है टाइम। अब काट दो तो 20 का 80 यानी कि 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलाएगा तो वो दूरी कितना हो जाएगा? 4 घंटे में तय हो जाएगी। अब लेकिन बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन की यहाँ पर कितना वृद्धि करना होगा। तो 80 तो उसका चाल था ही, लेकिन उसको 200 चाहिए था, यानी कि 80 में 120 बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि देखो 200 में से आप क्या करो 80 कम कर दो, यानी कि 120 क्या हो जाएगा? 120 किलोमीटर पर आवर से उसको चलाना बढ़ाना होगा, तभी वो दूरी 4 घंटे में तय कर लेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना मैंने बताया है आपको, बस समझाने के लिए मैंने आपको ये चीज़ इतना बताया है, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 125 मीटर लंबी एक ट्रेन उसी दिशा में, अब उसी दिशा में कह रहा है यानी कि जिस तरफ ट्रेन जा रही है उस तरफ वो भी जा रहा है, उस दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की गति कितनी है। देखिए इस क्वेश्चन को कंसेप्ट ये है कि अगर मान लिया जाए कोई ट्रेन अगर खंभा को या फिर व्यक्ति को पार करता है, तो बस ट्रेन अपनी दूरी के बराबर में ही अपनी लंबाई के बराबर में दूरी तय करता है। तो दूरी क्या बन जाता है? यहाँ पर दूरी बन जाएगा, यानी कि डिस्टेंस बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा? 125 मीटर बन जाएगा, ठीक है। और आपका यहाँ पर दिया गया है टाइम भी दिया गया है, उसको पार करने में कितना टाइम लगता है? 10 सेकंड लगता है। यानी डिस्टेंस हो गया आपको 125 मीटर हो गया आपका, और टाइम आपका हो गया कितना हो गया? टाइम हो गया आपका 10 सेकंड हो गया। कितना हो गया? 10 सेकंड हो गया। इसे स्पीड निकालना आप लोग। स्पीड निकालने के लिए यानी कि निकालने क्या करोगे? स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 125 बटा में 10। तो यानी कि आपका ये आपका देखो आंसर किस में दिया गया? किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया ना। तो आप क्या कर लो, आप देखो ये तो मीटर है, सेकंड है, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में आ जाएगा ना। तो मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से क्या करते हैं हम लोग? गुना कर देते हैं हम लोग। अब काट लेते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? आप काटो यहाँ पर 5 से काटोगे 25 25
यहाँ पर 25 पंजे 125, 5 दूना में 10, 5 पंजे 25, 5 यहाँ हो जाएगा, 2 नम्मा यानी कि 9 पंजे 45, 45 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा इसका आपका स्पीड हो जाएगा। देखिए इस दिशा में जा रहा है तब। अब देखिए यहाँ पर अगर तो दूरी कितना, देखो अब एक ही दिशा में चल रहा है तो दूरी तो समझ लो ट्रेन की दूरी हो गया, और इसका स्पीड क्या बन जाता है, देखो इस दिशा में ये भी जा रहा है, इस दिशा में ये भी जा रहा है, यानी इसका भी स्पीड मुझे पता चल गया कि 45 किलोमीटर पर आ रहा है एक ही दिशा में। यानी कह सकते हैं कि इसका ट्रेन का स्पीड हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 45 किलोमीटर प्लस में 5 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड में क्या बन जाता है, एक ही दिशा में चलता है ना, तो स्पीड में क्या होता है, स्पीड में दोनों को घटा देते हैं हम लोग एक ही दिशा में। जब अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो दोनों की स्पीड को जोड़ देते हैं। तो ये स्पीड किसका निकला हुआ है, एक ही दिशा में चल रहा है तब, इसलिए 45 किलोमीटर क्या है, दोनों का स्पीड यहाँ पर है। अब मैं सिंगल ट्रेन का निकालूंगा तो कितना निकल जाएगा, 45 में 5 ऐड कर दो व्यक्ति का चाल, 50 किलोमीटर पर आर क्या हो जाएगा इसका ट्रेन की गति हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ पर है ना। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेना आप लोग। देखो यहाँ पर लास्ट मैंने क्यों ऐड कर दिया, यानी कि देखो अगर ट्रेन का स्पीड कितना है 50 किलोमीटर पर आवर है, और व्यक्ति का स्पीड कितना है, व्यक्ति का स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर देख लो अगर ट्रेन समान दिशा में चलेगा तो स्पीड कितना बन जाएगा, 50 माइनस में 5 यानी कि 45 हो जाएगा। अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा यानी उल्टा डायरेक्शन में चलेगा, इसका स्पीड क्या बन जाएगा, 50 प्लस में 5 यानी कि 55 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अगर उल्टा चलेगा तब, अब सीधा चलेगा तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, दोनों घट जाता है। इतना जरूर आप लोग याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि x और y एक कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में पूरा कर लेता है। x अकेले कार्य करना शुरू करता है और फिर 4 दिन के बाद y कार्य पूरा होने तक उसके साथ जुड़ा रहता है। काम कितने समय तक चलेगा। देखो अब देखो यहाँ पर x जो है काम को अकेले 20 दिन में कर लेता है और y जो है 12 दिन में कर लेता है। अब x जो है काम करना शुरू करता है, अकेले काम करना शुरू करता है और 4 दिन के बाद उसमें क्या आता है, y इसमें काम करने लगता है उसके साथ। तब क्या करता है, काम खत्म हो जाता है। तो काम खत्म होने में कितना टाइम लगा। अब देखो जितना काम खत्म होने में टाइम लगा होगा उससे 4 दिन तो कौन एक्स्ट्रा काम कौन किया होगा, x ने काम किया होगा ना, क्योंकि 4 दिन पहले काम स्टार्ट किया था। आपको 4 दिन ये भी लेना पड़ेगा, प्लस में दोनों मिला कितना काम कर रहा है वो भी लेना पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ कि अभी यहाँ पर कि काम को खत्म होने में कितना दिन लगा, x दिन लगा। क्या खत्म होने लगा, x दिन लगा। देखो तो x दिन टोटल काम होने में कितना लगा, तो x दिन लगा। तो देखो तो x दिन तक कौन काम करेगा, x काम करेगा। देखो x तो यहाँ पर दिया ही मैंने, चलो x नहीं मैं मान लेता हूँ कि x काम करता है कितना दिन तक, x काम करता है, मैं मान लेता हूँ कि p दिन तक। तो y कितना दिन करेगा, y कितना दिन काम करेगा, p माइनस 4 दिन काम करेगा, क्योंकि 4 दिन बाद आया था। काम खत्म हो रहा है कितना दिन में, p दिन में खत्म हो रहा है ना। तो p दिन तक काम कौन करेगा, x शुरू से काम कर रहा है, लेकिन उससे कम दिन 4 दिन कौन काम करेगा, y काम करेगा, क्योंकि 4 दिन के बाद आया था। अब x का एक दिन काम कितना हो जाएगा, 1 बटा में, देखो यहाँ पर x का 20 दिन काम कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा p बटा में 20 हो जाएगा, प्लस में अब यहाँ पर p माइनस 4 बटा में 12 हो जाएगा। अब दोनों काम खत्म कर लिया, बराबर में 1 हो जाएगा। जब दोनों काम पूरा खत्म होता है तो बराबर में 1 कर लेते हैं हम लोग। देखो यानी कि p बटा में p दिन काम किया, p बटा में 20 काम कर लिया, कौन x ने काम कर लिया। अब p माइनस 4 यानी कि इतना दिन में, देखो क्योंकि देखो 20 दिन में काम करता है तो एक दिन काम कितना होता है, 1 बटा में 20, 2 दिन काम 2 बटा में 20। उस तरह से p दिन काम कितना होता है, p दिन का काम कितना हो जाएगा, p बटा में 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, वही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12 24 60, इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 60, तो 20 या 60 तो हो जाएगा 3p प्लस में यहाँ पर 12 5 60 5 यानी कि 5p माइनस में कितना हो जाएगा, 5 चौका में 20 हो जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा, बटा में 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, यहाँ गुना करोगे 60 ही हो जाएगा, 1 से करोगे इतना ही, 1 से गुना करोगे इसमें सभी में तो इतना ही रहेगा, यानी कि 5 और 3 8p माइनस में 20 बराबर में 60 हो जाएगा। तो 20 को इस तरफ करोगे आप लोग, यानी कितना हो जाएगा 8p बराबर में कितना हो जाएगा, इस तरफ माइनस में, इस तरफ प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब काट दो यहाँ पर 8 10 के 80 यानी p बराबर कितना हो गया 10 हो जाएगा, जो कि ये p यानी कि टोटल काम होने में कितना टाइम लगा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा,
वैसे एग्जाम में अगर हार्ड लेवल का अगर आएगा, देखो हार्ड तो इससे भी ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क में, लेकिन अगर हार्ड पूछेगा तो इतना तक पूछेगा आपको, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा आपके आर्मी क्लर्क एग्जाम में, इससे इजी लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे। और ऐसे क्वेश्चन तक आप लोग लेवल कर लेते हो तो एग्जाम में टाइम एंड वर्क से जो भी क्वेश्चन आएगा आर्मी क्लर्क में वो 100% आप कर लोगे। इतना क्वेश्चन तक, इतना लेवल तक आप लोग जरूर जाना। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मैं करा रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए वो सबसे बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, और उसमें भी कुछ कमी लग रहा है आपको तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना आप लोग कि इसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपके अकॉर्डिंग, तो आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार 4 मीटर है, ऊंचाई 5 मीटर है, यानी कि इसका जो बेस दिया गया 4 मीटर दिया गया है, उसका हाइट 5 मीटर दिया गया है। तो मैंने आपको ये कहा है कि मेंसुरेशन में जो भी फार्मूला है, यानी कि मैथ में जो भी फार्मूला है आप लोग जरूर याद कर लेना, खासकर मेंसुरेशन में जो भी फार्मूला है आप लोग याद करना, क्योंकि एक मेंसुरेशन का फार्मूला भी एक क्या क्वेश्चन है आर्मी क्लर्क में, कई बार आपको डायरेक्टली फार्मूला ही पूछ दिया जाता है। देखो कितना क्वेश्चन आसान है, अगर फार्मूला आपको याद नहीं है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो आपको ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 गुना में बेस इंटू में हाइट, यानी कि आधार गुना में ऊंचाई। 1/2 आधार दिया गया कितना 4 दिया गया, ऊंचाई दिया गया 5, अब काट दो, 2 दूना 4 यानी 5 दूना में 10 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए फार्मूला पता था तो कितना इजी तरीके से बन गया, अगर नहीं पता होता अगर तो हम लोग क्वेश्चन को नहीं बना सकते थे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। इसलिए फार्मूला आपको याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आगे बढ़ जाओ, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ कि एक 10 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, यानी कि सरफेस एरिया कितना है। देखो ऐसे क्वेश्चन में भी आपको फार्मूला पता होना चाहिए, अगर फार्मूला पता नहीं है आपको तो ऐसे क्वेश्चन में भी आप लोग फिर से कुछ नहीं कर सकते हैं आप लोग। देखो अब जो मैं फार्मूला बता देता हूँ इसका फार्मूला याद कर लीजिएगा कि सरफेस एरिया क्या होता है। कोई भी जो एक घनाभ का होता है वो क्या होता है, इसका सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा क्या होता है, 2 इंटू में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल होता है, यहाँ पे एल एच होता है। यानी कि देखो 2 गुना में एल बी यानी कि एल यानी 10 गुना में 4, 10 गुना में 4 प्लस में अब यह 4 तिया 12 यानी कि 4 गुना में 3 प्लस में 3 गुना में 10 यानी कि 3 गुना में 10 यानी कि 3 गुना में 10 कर लीजिए। इतना सॉल्व करने पर जो भी आएगा वही आपका आंसर रहेगा। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 10 चौका 40 प्लस में 4 तिया 12 प्लस में 10 तिया 30। अब यहाँ पर 2 गुना में कितना हो जाएगा, 40 30 70 82 हो जाएगा, यानी 2 गुना में 4 8 गुना में 16 हो जाएगा, यानी कि 164 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। अब कितना हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा ना, यहाँ पर दोनों में सी और सेंटीमीटर गुना किया, सेंटीमीटर गुना से तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कई बार आपके एग्जाम में सेंटीमीटर भी दे देगा आपको, लेकिन आपको क्या करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर करना, आप लोग देख लेना आपको। तो यहाँ पर तो ऑप्शन में सभी में क्या सेम ही दिया गया है, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर कुछ नहीं करा, मैंने आपको यहाँ पर ऐड कर दिया। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 164। देखो इसमें फार्मूला क्या था, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, घनाभ का बोलेंगे या फिर सरफेस एरिया ऑफ ए ब्रिक। ठीक है, चलो क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका दिया गया है आपका क्वेश्चन साधारण ब्याज दिया गया है। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो वह कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको यहाँ पर सोचने की बात यहाँ पर है। देखो मान लो अगर मान लिया जाए 6 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, दुगुनी होने का मतलब क्या है, अगर मान लो मूलधन अगर 100 है तो उसका ब्याज भी 100 हो जाएगा, तभी तो ये दुगुना बन जाएगा ना, 200 बन जाएगा ना। तो यहाँ पर मान लेता हूँ मैं मूलधन कितना है 1 है तो ब्याज भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पहले इसका रेट निकाल लेते हैं। रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रेट बराबर यार की साधारण ब्याज में ऐसा का फार्मूला क्या होता है, PRT अपॉन में 100 होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100 होता है साधारण ब्याज बराबर में। इससे फार्मूला आप लोग क्या निकालना, आप लोग बटा में 1 करके R का फार्मूला तो क्या होता है SI इंटू में 100 अपॉन में क्या हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू में टाइम हो जाएगा। अब SI कितना दिया गया है, मैं SI मान लेता हूँ 1 गुना में 100 और मैं प्रिंसिपल कितना मान लूँगा 1 मान लूँगा। मैंने क्या बताया था, जितना प्रिंसिपल रहेगा उतना ब्याज भी हो जाएगा, तभी तो दुगुनी बच जाएगा ना। यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 गुना में टाइम कितना दिया गया है 6 वर्ष ना, तो 6 में गुना कर दो यहाँ पर, यानी 100 बटा में 6 क्या हो जाएगा आपका रेट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा, इतना % रेट निकल गया आपका। अब जब रेट निकल गया यहाँ पर आपको, तो आपको यहाँ पर टाइम निकालना है। यहाँ पर
देखो अब यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा, यानी कि मूलधन अगर 100 रहेगा और ब्याज आपका 300 हो जाएगा, यानी कि 100 से क्या बन गया, 100 आपका मूलधन और ब्याज 300 यानी कि 400। यानी अब कितना, 100 का 4 गुना बन गया ना, 100 का 4 गुना बन गया ना आपको उसका मूलधन 4 गुना ना, यानी कि ब्याज कितना हो जाएगा, अगर मूलधन 1 रहेगा तो ब्याज 3 हो जाएगा। क्लियर यहाँ पर हो गया ना। आपको निकालना है आपको टाइम। अब टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस आई इंटू में 100 अपॉन में पी इंटू में रेट। ठीक है, ऐसा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 गुना हो जाता है, 4 गुना यानी कि 3 हो जाएगा, 3 गुना में 100 हो जाएगा, बटा में मूलधन कितना बन जाएगा 1, गुना में आपका रेट दिया गया है 100 बटा में 6, तो 100 बटा में यहाँ पर जो 6 है, मैं 6 को अब यहाँ से हटाकर मैं ऊपर हो जाएगा कैलकुलेशन में, 6 मैंने यहाँ से हटाकर यहाँ कर दिया मैंने। अब काट दो, 100 कट जाएगा, 6 18, 18 साल में क्या हो जाएगा, ये 18 ईयर में क्या हो जाएगा, समझ के क्लियर हो गया ना, 4 गुना बन जाएगा, 18 साल में 4 गुना आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर यहाँ पर हो गया आपका आंसर। देखो मैंने समझाया है तो आपको टाइम लगा है, लेकिन आपको खुद से सॉल्व करोगे तो कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा आपको, बहुत ही कम टाइम में आपका बन जाएगा। चलो आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपका 22 में आ जाओ कि एक रेडियो का क्रय मूल्य दिया गया इतना और इसका इतना रुपया में बेचा गया है, तो आपका हानि परसेंट निकालना है। देखो क्रय मूल्य यानी कि 1500 दिया गया है और आपका विक्रय मूल्य दिया गया इतना, देखो हम हानि हो रहा है तो कितना परसेंट की हानि हो रहा है, पहले ये देख लो कि हानि कितना हो रहा है, हानि यानी कि लॉस कितना हो रहा है इसका। तो देखो यहाँ पर 1500 बटा में माइनस में 1230 कर लो, 1230 यानी कह सकते हैं कि 270 क्या हो जाएगा इसका, 270 रुपया क्या हो जाएगा इसका लॉस हो जाएगा। अब लॉस परसेंट यानी कि लॉस परसेंट यानी कि लॉस परसेंट बोले या फिर हानि परसेंट बोले, क्या होता है, लॉस अपॉन में आपका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 होता है। तो लॉस दिया गया है 270 बटा में कॉस्ट प्राइस दिया गया है 1500, गुना में 100 कर लो, यहाँ पर 0000 कट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना 00 कट गया यहाँ पर 5 या 15 और 3 से काट लो पहले, 3 पंजे 15, 5 हो जाएगा यहाँ पर, 3 27 90 हो जाएगा, 5 18 पंजे 90 यानी 18 हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये किस में दिया गया, सी में दिया गया है। बस इसको सॉल्व करना आप लोग, बन जाएगा आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर कि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 3:4 दिया गया है, उनका योग दिया गया है 420, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो देख लो यहाँ पर अब दोनों का योग दिया गया है, यहाँ पर दोनों का कितना सम दिया गया है 420 दिया गया है और दोनों का रेशियो दिया गया है, इसे आप आंसर छोटी संख्या निकाल सकते हैं। इन दोनों में क्या है, 3 और 4 में छोटी संख्या क्या है, 420 गुना में 3 है ना, 3 बटा में क्या कर लो 4 3 7, दोनों को ऐड करके बटा में कर देना, इससे क्या निकल जाएगा, छोटी संख्या निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पर तो 7 छक्के 42 60 हो जाएगा, 6 18 यानी कि 180 क्या हो जाएगा, छोटी संख्या हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये रहता कि बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो क्या करते हैं आप लोग 420 गुना में ऊपर 4 करते और नीचे में क्या करते 4 3 7 कर देते आप लोग, तो 7 छक्के 42 60 यानी कि 6 चौका 24 240 क्या हो जाता है आपका आंसर हो जाता बड़ी संख्या में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये था कि छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो छोटी संख्या निकाल दिया मैंने 180 हो जाएगा। कभी कभी आपका छोटी संख्या और बड़ी संख्या में डिफरेंस पूछता है, अंतर पूछता है, तो वैसा क्वेश्चन कैसे बनाते हैं आप लोग, क्या करते हैं आप लोग 420 गुना में 4 माइनस में 3 कर देते, दोनों में अंतर कितना है 4 माइनस 3 कर देते, बटा में 7 कर देते, यानी कि 420 गुना में 1 बटा में 7 हो जाता, यानी कि 7 छक 42 यानी अंतर कितना होता 60 हो जाता। क्लियर यहाँ पर हो गया। चलो आगे बढ़ जाओ, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 19,683 का घनमूल क्या होगा, यानी कि क्यूब रूट क्या होगा। अब 19,683 ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आप ऐसे करना आप लोग, आप यहाँ पर देखिए जो भी इकाई स्थान दिया है ना, इसका आप क्यूब कर लो, क्यूब रूट नहीं क्यूब कर लो। क्यूब करने का मतलब क्या है, 3 को पार में 3 कर दो, 3 गुना में 3 गुना में 3 कर लो, 3 3 9 27 यानी कि 27 हो जाएगा। इकाई स्थान में 7 आया ना। अब देख लो 7 किसके इकाई स्थान पर है, इसके इकाई स्थान में 7 है ना, और किस में नहीं दिया गया है, इनमें से कोई नहीं भी आंसर है, तो डायरेक्टली आप ऑप्शन नंबर आप सी चुनना। वैसे बनाने के लिए आप आगे बनाता हूँ, मैंने समझाने के लिए आंसर बता दिया कि आप आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो तो मैंने 3 का मैंने क्यूब कर दिया, मैंने इकाई स्थान पर 7 आया तो 7 तो लेंगे ही लेंगे आप लोग, 7 किसी में नहीं दिया गया, तो आंसर तो क्लियर है। लेकिन और बनाएंगे कैसे, अब आगे मैंने 7 यहाँ कर दिया। अब देखो यहाँ पर 19 जो है कौन से क्यूब रूट के बीच में आता है, देखो 2 का क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा और 3 का क्यूब करोगे तो 27 हो जाएगा। तो 19 जो है इन दोनों के बीच में है ना, तो बड़ी संख्या तो लेंगे नहीं आप लोग, छोटी संख्या लेंगे। छोटी संख्या में 8 दिया गया, यानी किसका है 2 का है ना, यहाँ पर 2 कर देना आप लोग, तो वही क्या हो जाएगा इसका क्यूब रूट बन जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन बन जाता है, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा ये चीज़।
ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अजय की शादी 9 साल पहले हुई थी। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय उसकी आयु की 1/3 गुनी है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखो, अजय की शादी 9 साल पहले हुआ था, 9 साल पहले हुआ था। आज उसकी आयु जो है उसके विवाह के समय का आयु के इतना गुना है। यानी कि देखो, आज यानी कि 9 साल में इसका आयु में कितना का डिफरेंस हुआ, 1/3 गुना हुआ ना आज उसकी शादी का ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनाना, देखो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है आप लोग, क्वेश्चन नंबर 24 का मैं मान लेता हूँ कि उसका मैरिज के टाइम में क्या है, मैरिज के टाइम में यानी कि शादी के टाइम में उसका एज कितना था, एक्स था। अब 9 साल, अब 9 ईयर में कितना चेंज हुआ, तो उसके शादी के टाइम का, उसका शादी के टाइम का 1/3 ना। देखो कितना आसान सा है, 9 साल में कितना चेंज हुआ, 9 साल के में एक्स का यानी कि शादी के टाइम का 1/3। देखो गौर करो, यहाँ पर शादी के टाइम से 1/3 गुना 9 साल है। अब निकालो, यहाँ पर एक्स का मान निकालो कितना हो जाएगा। अब 3 तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर 9 यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर तो 3 अब नीचे से यहाँ ऊपर आ जाएगा। इस तरफ में ऊपर में एक्स ही रहेगा, यानी एक्स बराबर कैसे कर सकते हैं 27। यानी कि शादी के टाइम में कितना था उसका एज, तो 27 था। एक्स का मान निकल गया यहाँ पर। अब उसका उम्र कितना है, अब यानी कि 27 जो था शादी के टाइम में, अब 9 साल बाद यानी कि 27 में आप 9 ऐड कर दो। यहाँ पर कितना आसान से क्वेश्चन देख लो, 36 साल क्या हो जाएगा उसका करंट एज, अभी एज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है, गौर से देखना, ठीक है आप लोग। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और उन्हें क्रमशः 1136, 7636 और 11668 वोट मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ। जीतने वाला क्या कौन सा था, इतना था ना जीतने वाला को, तो उसका कुल मत कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ लेंगे इसका कुल मत हो जाएगा। इसका बोल रहा है परसेंटेज कितना है जीतने वाले का, तो परसेंटेज निकालने क्या करेंगे आप लोग, 11,628 बटा में कितना करेंगे 1136 प्लस में 7636 प्लस में 11,628, इतना करोगे गुना में 100 कर लेना आप लोग। अब देखो सभी को ऐड करो, 11,628 बटा में कितना हो जाएगा ये 6 3 6 और 6 जब 12 8 20 का जरूरत में 1, यहाँ पे है 2 3 5 5 और 3 8 8 और 2 10 का जरूरत में 1। अब यहाँ हो जाएगा 6 और 6 12 और 12 1 13 और 13 2 15 5 हो जाएगा यहाँ पर, और कैरी हो जाएगा 1। अब 1 हो जाएगा यानी कि 1 1 2 2 और 7 1 8, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, यहाँ पर 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, यहाँ कैरी है ही नहीं कुछ आपका, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब गुना में 100 कर लो यहाँ पर। देखो अब इतना करके सॉल्व करना आप लोग, यानी 11,628 बटा में 19500 इंटू में 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, 195 दिया गया है यहाँ पर, इसको सॉल्व करके बना लेना आप लोग। इसका मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर अप्रॉक्स में आएगा, पूरा एग्जैक्ट नहीं आता है इसका आंसर। इसका आंसर जो हो जाएगा काट के 57% इसका आंसर हो जाएगा। इसका नोट कर लेना आप लोग, इसको बनाकर सॉल्व करना आप लोग। इसमें क्वेश्चन बस कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करना है। मैंने बता दिया परसेंट कैसे निकालेंगे, यानी ऊपर में ये करना आप लोग, नीचे में सभी का योग गुना में 100 कर लेना, वही इसका क्या निकल जाएगा, जीतने वाले का परसेंटेज निकल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इंग्लिश का। इंग्लिश के लिए आप लोग बता रहे हैं इंग्लिश डर मत करना, आपको एक्सपर्ट नहीं बनना, आपको एग्जाम में क्रैक करना, आपको इंडियन आर्मी क्लर्क बनना आपको। उसके लिए देखो अब इतना नहीं है कि आपको मास्टर बनना है इंग्लिश में, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वही तरीका मैं बताने के लिए, शॉर्टकट बहुत ही कम टाइम में। इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी क्लास करा रहा हूँ अभी आर्मी क्लर्क के लिए करा रहा हूँ, जो भी मैं क्लास करा दिया उसको 100% आपको एक तरह से याद ही कर लेना। तो क्लास ज्वाइन करने के लिए मैंने डाल दिया है लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से क्लास ज्वाइन कर लेना, या फिर आप मुझे 9102195290 मुझे व्हाट्सएप भी आप लोग कर देना कि क्लास ज्वाइन करना है। और क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको वन प्लस डिफेंस अकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर साइन अप कर लेना, वहाँ से क्लास को बाय कर लेना, या फिर पेमेंट करने के लिए आप ये भी नंबर आपके सामने में दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर है, पेमेंट फोनपे पेटीएम इसी नंबर पर है, इस पर पेमेंट करके आप भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। अभी जिसका फ़ी है मात्र 500 है, फ़ी बढ़ जाएगा नेक्स्ट बैच में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्लास अभी ज्वाइन कर लो, आज ज्वाइन कर लो, ठीक है। सबसे बेस्ट क्लास मिलेगा पूरा इंडिया लेवल पर। आप पैसेज में अभी तो सॉल्व करूँगा नहीं है, इसका मैं आंसर बस बता दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। जो पेड क्लास लिए हैं या फिर जो विजेता आर्मी क्लर्क टेस्ट लिए हैं उसके लिए पैसेज का सॉल्यूशन मिलेगा।
अब आगे आ जाओ, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, देखो यहाँ पर 26 का आंसर आप लोग मैच कर लेना आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंग्री आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आज गया जाओ 27 का आपको लोग आंसर चेक कर लो क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, इट्स रन वे इनटू इट्स होल। आगे आ जाओ कॉन्सेप्ट 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एज इट रन्स हो जाएगा। और 29 का जो आंसर हो जाएगा आपका सामने में ए हो जाएगा, गिवन टू मैन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑन हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, सी। चलो एक पैसेज और दिया गया है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो इसका 31 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है, डी नोट कर लेना आप लोग, बस आंसर मैच करना आप लोग। आगे दिया गया 32 का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे जो भी क्वेश्चन मैं सबको सॉल्व करूंगा, बस पैसेज को मैं सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ अब अभी आपको। 33 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। और 34 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। आगे दिया गया है 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो पैसेज मैं इस तरह से बताता हूँ, पैसेज देखो, पैसेज में एक लाइन का मैं हिंदी बताता हूँ ताकि आपको पैसेज आपको क्लियर हो जाएगा, एक बार में पैसेज क्लियर हो जाए और पैसेज कभी भी देखे आपको याद आ जाए पैसेज। तो पैसेज मैं लाइन वाला मैं बताता हूँ, उसका आंसर क्यों होगा कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। तो क्लास ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ 500 रुपये कोई बात नहीं है, 500 कहीं जाते हो आते हो तो खर्चा हो जाता है, लेकिन यहाँ पूरे इंग्लिश का क्लास मिल रहा है आपको, इसलिए क्लास को ज्वाइन करना आप लोग नहीं भूलें। और जो भी क्लास ज्वाइन कर लिए हैं और भी बच्चों को जो भी गरीब हैं या फिर जो क्लास करना चाहते हैं, बेस्ट से बेस्ट क्लास करना चाहते हैं, पैसे की कुछ बात नहीं यहाँ पर है, उसे आप बोलना क्लास ज्वाइन करने के लिए, बस 500 की यहाँ पर बात है यहाँ पर, ठीक है। अब क्वेश्चन दिया गया है आपको, प्रिपोजिशन का क्वेश्चन दिया गया है आपको, क्या है, यू विल बी क्योर्ड दिस डिजीज एट द अर्लीस्ट। तो यहाँ पर दिया गया है आपका ऑप्शन 4 दिया गया है यहाँ पर, 4 ऑफ और यहाँ पर फ्रॉम दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग इसको गौर से देख लेना आप लोग। यहाँ क्या हो जाएगा, यू विल बी क्योर्ड 4 होता है, क्या होता है क्योर 4, किस चीज डिजीज के से बाहर आना, मुक्त होना, क्या होता है क्योर 4 होता है, क्योर्ड 4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर कि क्योर 4 हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। देखिए मैंने गलत बता दिया, यहाँ पर क्योर 4 नहीं होता है, क्योर ऑफ होता है, माफ़ कीजिएगा मैंने गलती बता कर आगे बढ़ रहा था, ऑफ दिया गया, बी में दिया गया ये चीज़। तो क्योर ऑफ होता है किस चीज़ से, मतलब बीमारी से मुक्त होना, जितना जल्दी हो सके उतना बीमारी से दूर हो जाएंगे। क्योर 4 नहीं होता है, क्योर 4 मैंने गलत बता दिया आपको। यू विल बी क्योर्ड ऑफ होता है, क्या होता है क्योर्ड ऑफ होता है, याद करना आप लोग, क्योर ऑफ होता है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है, द गवर्नमेंट एग्री टू पे कंपेंसेशन डैमेज्ड क्रॉप्स लैंड एंड कैटल। तो यहाँ पर कौन सा प्रिपोजिशन लगेगा, यहाँ देख लो कि कंपेंसेशन, देखो ये प्रिपोजिशन यहाँ फिक्स प्रिपोजिशन है, यहाँ पर क्या है फिक्स प्रिपोजिशन है, आप लोग उसको जरूर याद करना आप लोग। कंपेंसेशन 4 होता है यहाँ पर, इसमें हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं इसमें पिछला क्वेश्चन मैंने ठीक लगा था ना, हाँ ठीक है। यहाँ फिक्स प्रिपोजिशन यहाँ पर है कंपेंसेशन फॉर, किस चीज़ की भरपाई करना, क्या होता है कंपेंसेशन मतलब क्या होता है भरपाई करना, जो डैमेज हुआ है क्रॉप्स लैंड और कैटल हुआ है वो गवर्नमेंट ने एग्रीड हो गया है पे करने के लिए, कंपेंसेशन फॉर किस चीज़ के लिए भरपाई करना, कंपेंसेशन 4 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट। अब आगे बढ़ जाओ, पूरे एनर्जी से बनाओ आप लोग और पढ़ के देख लेना आप लोग, जो प्रिपोजिशन यहाँ फिल कर रहे हो आप लोग यहाँ पर, उसको एक बार यहाँ रख के और यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को पढ़ कर देख लो, आपको पता चल जाएगा क्या हो जाएगा। वैसे रूल भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर अप्लीकेबल के साथ भी फिक्स प्रिपोजिशन लगता है। आप एग्जाम में ज़्यादातर आपको एग्जाम में फिक्स प्रिपोजिशन ही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, इसको जरूर आप लोग जो भी फिक्स प्रिपोजिशन है उसको जरूर आप लोग करके जाना आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। हमेशा अप्लीकेबल 2 होता है, हमेशा क्या है फिक्स है, हमेशा होता है ये चीज़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखो क्वेश्चन नंबर इसमें भी आपका आंसर है, 20 में भी है, 20 इसमें भी हो गया, तीनों का आंसर बी ही इसमें हो गया, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, अब यहाँ पर दिया गया है आपको एरर का पार्ट दिया गया है आपको, एरर कौन से पार्ट में एरर है देख लेना आप लोग क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, आई एम मच ग्लैड दैट यू हैव वॉन दी ट्रॉफी, नो एरर, आई एम मच ग्लैड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पर एरर कौन से पार्ट में है देख लेना आप लोग, एरर जो मिल जाएगा आपको गौर से जब देखोगे तो पार्ट नंबर बी में एरर मिल जाएगा। अब पार्ट नंबर बी में एरर क्या है, अभी भी सोच लो आप लोग, पार्ट में एरर बी में क्या एरर है।
अब यहाँ पे एरर जो है ये मच का एरर है, तो यहाँ पर मच नहीं आएगा। क्या आएगा? मच नहीं आएगा। मच के बदला में क्या आ जाएगा? वेरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मच के बदला में वेरी आ जाएगा। देखो मच क्या है? मच से क्या होता है? एक कंपेयर किया जाता है। किन में क्या होता है? यानी कंपेरेटिव डिग्री में। आप जब डिग्री पर होगे ना आप लोग, वहाँ पर देखो आप लोग, मच से क्या होता है? कंपेयर किया जाता है। यहाँ पर कंपेयर नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री जब हो तो वहाँ पर आप लोग क्या यूज़ करो आप लोग? तो आप लोग वेरी का यूज़ करोगे। देखिए पॉजिटिव में आप लोग, पॉजिटिव डिग्री में आप लोग क्या यूज़ करोगे? आप लोग डिग्री में यूज़ करोगे वेरी का यूज़ करोगे आप लोग, ठीक है। और कंपेरेटिव जब हो, कंपेरेटिव डिग्री जब हो तो वहाँ पर आप लोग मच का यूज़ करना आप लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका वेरी हो जाएगा, ना कि मच। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है ईच ऑफ देम हैव ए डिफरेंट वर्जन ऑफ द क्राइम, नो एरर। आपको किसी भी ऑप्शन में क्या आपको यहाँ पर एरर नहीं मिल रहा है ए बी सी में, तो आप ऑप्शन नंबर आप क्या चुन सकते हो? डी चुन सकते हो। लेकिन आपको एरर मिलेगा, आपको जब गौर से देखोगे तो क्या है? ईच ऑफ देम हैव ए डिफरेंट वर्जन ऑफ द क्राइम। यहाँ एरर मिल जाएगा, पार्ट नंबर बी में एरर मिल जाएगा। पार्ट नंबर बी में एरर क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हो हैव का यूज गलत है। तो हैव का यूज क्यों गलत है? किसके अकॉर्डिंग आएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब भी आपको यूज करना है यहाँ पर। तो इस दिया गया है, आपका इस के साथ क्या लगता है? यहाँ पर सिंगुलर लगता है इच एवरी के साथ। तो यहाँ पर हैज़ का यूज होना चाहिए था यहाँ पर, इसलिए पार्ट नंबर बी में एरर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा और बहुत को पता भी होगा। तो एक तरह से आपका टेस्ट है ये, तो आप देख लो कि कैसे क्वेश्चन बनाते हो, कैसे कितना समझ में आता है। इसलिए बोलता हूँ जो भी क्लास है, जो भी क्वेश्चन है, आप लोग जरूर रिवीजन करना। और 1+ अकेडमी जो भी क्लासेस हैं यूट्यूब पर हो, वो भी क्लास जरूर करना आप लोग। ये भी एक पार्ट है आपके इंग्लिश का पेड क्लास का, समझ लेना आप लोग। इतना ये भी क्लास करना है। अब वहाँ पर यूट्यूब में क्लास फ्री मिल रहे हैं, तो ये समझना कि क्लास का वैल्यू नहीं है, क्लास का उतना ही वैल्यू है। प्लस में जो आपका एप्लीकेशन पे होता है वो तो टारगेट ही होता है, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया गया आपको, ही आस्क्ड वेदर आइदर ऑफ द ब्रदर्स वेयर एट होम, नो एरर। अब देख लो यहाँ पर एरर क्या है? क्या है? ही आस्क्ड वेदर आइदर ऑफ दी। फिर देखो एरर क्या मिल जाएगा? ऐसे एरर मिल जाएगा। पार्ट नंबर सी में आपका एरर हो जाएगा। आपको यहाँ पर गौर कर देखो, यहाँ पर पार्ट नंबर सी में एरर क्या है? गौर से देखो आप लोग। पार्ट नंबर सी में अभी भी मैं टाइम दे रहा हूँ आपको। पार्ट नंबर सी में एरर क्या है? ही आस्क्ड वेदर आइदर, आइदर के साथ क्या लगता है यहाँ पर? सिंगुलर लगता है। आइदर के साथ, नाइदर के साथ सिंगुलर लगता है यहाँ पर। वेयर नहीं यहाँ पर होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा आपका आंसर। देखो आइदर के पास जो नॉन जो आएगा वो आएगा क्या? ये आ जाएगा प्लूरल नॉन आ जाएगा, ठीक है। इतना रखना आप लोग। नॉन जो आएगा वो आ जाएगा प्लूरल आ जाएगा नॉन। लेकिन यहाँ पर वर्ब जो आएगा वो क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, ठीक है, सिंगुलर आएगा। क्लियर यहाँ पर हो गया आपका। अब आगे बढ़ जाओ, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया कि आपको आर्टिकल चूज करना है आपको। तो आर्टिकल चूज करने में गलत मत करिएगा आप लोग। बहुत ही 3 क्वेश्चन आएगा, बहुत ही आपको आर्टिकल में 3 से 3 क्वेश्चन करने हैं। प्रीपोजिशन का जो भी क्वेश्चन आएगा आपको 100% एग्जाम में करने हैं आपको। सिनोनिम एंटोनिम में जो भी आएगा वो भी करने हैं, और पैसेज भी करने हैं आपको। तो समझ लीजिए कि आर्मी क्लर्क के लिए बेस्ट क्लास है आपका ये जो वीडियो कोर्स है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना आप लोग। ज्वाइन करने का 2 तरीका है, 3 तरीका है। आपको लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कर लेना आप लोग। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, या फिर आप 910 पे पेमेंट करके भी आप लोग कर सकते हो। यू मस्ट ऑलवेज टेल स्पीक, देखो टेल ट्रूथ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखो ट्रूथ के साथ हमेशा क्या लगता है? द लगता है। आपने पढ़ा होगा स्पीक, स्पीक द ट्रूथ होता है। क्या होता है? स्पीक द ट्रूथ होता है, ठीक है। और क्या होता है? वही बात है। स्पीक मतलब यहाँ क्या कर दिया गया? यहाँ पर टेल कर दिया गया है। टेल द ट्रूथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। लेकिन आपका क्वेश्चन आपका क्या? देखो टेल अ लाई होता है। अब देखो टेल अ लाई, यानी कि देखो यहाँ पर टेल के साथ क्या, लाई के साथ क्या लगता है? ए लगता है। लेकिन ट्रूथ के साथ क्या लगता है? द लगता है। इसको जरूर याद करना आप लोग। ये सब फिक्स चीज है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 43 में, आई नीड टू बाय न्यू कार, आई नीड टू बाय न्यू कार। अब बाय आई ने क्या? आई नीड टू बाय ए न्यू कार हो जाएगा। यहाँ पर कोई खास पूरा पार्टिकुलर तो है नहीं यहाँ पर, तो ए हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर कॉमन नाउन यहाँ पर है, क्या हो जाएगा? ए आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही चुना होगा। अब आगे आ जाओ। क्या दिया गया है? जॉन इज बेस्ट टीचर इन आवर स्कूल। अब यहाँ पर दिया गया है सुपरलेटिव डिग्री दिया गया है। क्या होता है? बेस्ट। देखो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या? द का यूज किया जाता है। क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या आता है हम लोग?
तो द का हमेशा यूज़ करते हैं, क्या है, गुड होता है, बेटर होता है, और उसके बाद क्या होता है, बेस्ट होता है। देखो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और यहाँ पर सुपरलेटिव होता है। सुपरलेटिव के साथ हमेशा द का यूज़ किया जाता है, द बेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर फिर से करेक्ट। अब आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका PQRS से। तो PQRS का भी क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। PQRS का भी 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 3 क्वेश्चन आपको करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर मैं इसका सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, तब जब तक मैं सॉल्व करता हूँ आप लोग आंसर चूज कर लेना। आप लोग मेरे आंसर देने से पहले ये देखो स्पाइडर के बाद कौन सा आएगा, स्पाइडर टू बिल्ड वेब। यहाँ पर 2 का देना, यहाँ पर 2 यहाँ पर गलत यहाँ पर दिया गया यूज। देखो स्पाइडर बिल्ड वेब्स हो सकता है आपका, पी से स्टार्ट हो सकता है। स्पाइडर इन हाउस आपका यहाँ से लग नहीं रहा है मुझे करेक्टली यहाँ पर आएगा। स्पाइडर दैट मेनी पीपुल फियर, देखो स्पाइडर दैट मेनी पीपुल आपका यहाँ पर करेक्ट नहीं आ रहा है ग्रामेटिकल। स्पाइडर दोज 8 लेग बग्स, अब ये आपका आंसर या तो आपका पी हो सकता है या फिर एस आपका हो सकता है। देखो अगर मैं इससे भी देख लूँ, अगर मैं मान लूँ अगर आपको, तो ये ऑप्शन नंबर पी से बढ़िया लग रहा है, एस लग रहा है, क्योंकि स्पाइडर के बारे में अब डिस्क्राइब ये कर रहा है। स्पाइडर्स यहाँ प्लूरल यहाँ पर है तो दोज कर दिया गया। स्पाइडर दोज 8 लेग बग्स, ऐसा स्पाइडर्स के 8 लेग होते हैं, क्या होते हैं 8, ज़्यादातर मतलब मोस्टली जो भी इंसेक्ट होते हैं ना वो 8 लेग के होते हैं। स्पाइडर क्या 8 लेग बग्स जो होते हैं, 8 लेग बग्स। देखो यानी कि एस से स्टार्ट मैं कर लूँ, यहाँ पर एस से स्टार्ट मैं कर लूँ, तो एस से स्टार्ट होने के बाद क्या आपका सी और डी हो सकता है आपका। अगर पी से स्टार्ट करूँगा मैं तो ए और बी लग रहा है, तो मुझे पी से बढ़िया मुझे एस लगा है, तो इसलिए मैंने एस से करा है आपको यहाँ पर। ठीक है, स्पाइडर दोज 8 लेग बग्स, ठीक है 8 लेग बग्स, तो दैट मेनी पीपल फियर, जो 8 लेग बग्स होते हैं उससे बहुत सारे लोग डरते हैं, बहुत सारे लोग डरते हैं यहाँ पर। तो देखो एस के बाद आर हो सकता है यहाँ पर, एस के बाद आर। अगर मैं ऐसे कर दूं कि स्पाइडर्स दोज 8 लेग बग्स बिल्ड वेब्स, आपका पी भी हो सकता है, तो ये पी भी दिया गया है। मैं मान के चलता हूँ कि अब पी भी हो सकता है और आर भी हो सकता है, अभी मैं दोनों मान के चलता हूँ अभी, क्यों दोनों चीज़ गलत नहीं यहाँ पर है। अगर मैं इसके बाद मैं एस के बाद मैं आर करूँ तो मेरा बेस्ट रहेगा, क्योंकि देखो वो 8 लेग बग होते हैं जैसे कि बहुत सारे लोग डरते हैं, फिर बिल्ड वेब बनाते हैं, अपना वेब अपना जाल बनाते हैं आप लोग वो स्पाइडर, इससे के बाद ये होगा बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्ड वेब्स इन हाउसेज, तब तो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगर मैं पी के बाद मैं क्यू लेता हूँ, अगर पी के बाद क्यू भी आ जाएगा। देखो स्पाइडर दोज 8 लेग बग्स बिल्ड वेव्स इन हाउसेज, बिल्कुल करेक्ट है, पी के बाद क्यू दिया गया है। फिर आर जैसे मैच करते हो, आर मेनी पीपल फियर, दैट मेनी पीपल फियर, तो ये आपको सूटेबल नहीं लग रहा है, गलत तो नहीं है लेकिन सूटेबल नहीं लग रहा है। इससे बढ़िया क्या होगा, मैं ऐसा कर लेता हूँ आपको कि स्पाइडर दोज 8 लेग बग्स दैट मेनी पीपल फियर, स्पाइडर जो कि 8 लेग बग्स होते हैं, बहुत सारे लोग डरते हैं, वो अपना वेब बनाते हैं, जाल बनाते हैं घरों में, बिल्कुल ठीक है। यानी SRPQ, SRPQ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप चूज कर लेना आप लोग आंसर। देखो आंसर देने में थोड़ा डाउटफुल यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करना आप लोग हो जाएगा क्लियर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आज का आंसर हो जाएगा। बाद में आप लोग भी एनालाइज करना। आप लोग आगे आ जाओ, क्या दिया गया है, दोज हु टू ट्रीट देम वेल। दोज हु आया है यहाँ पर, जनरली आपका यहाँ पर क्या एक वर्ब आएगा, दोज हु एक्सपेक्ट अदर्स। अगर ग्रामेटिकल देख रहा हूँ तो ठीक है, दोज हु एक्सपेक्ट अदर्स, लेकिन मैं इसका मीनिंगफुल मैं देखता हूँ। क्वेश्चन देखो सेंस क्या बना रहा है आपको, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर दोज हु कैन नॉट ट्रीट। देखो ऐसे क्वेश्चन यहाँ मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ मैं क्या कि मतलब ऐसे लोग जो ट्रीट देम वेल, मतलब उसको बढ़िया से उसको ट्रीट करेगा, उसके साथ बढ़िया व्यवहार करेगा, ये कहने का सेंटेंस कोशिश कर रहा है। तो मैं उसी तरह से मैं मीनिंगफुल आंसर कर रहा हूँ यहाँ पर आपको। यहाँ पर दोज हु कैन नॉट ट्रीट, देखो दोज हु कैन नॉट ट्रीट अदर्स वेल, अगर मैं क्यू के बाद मैं एस ले लूँ, अगर मैं देखो कितना मीनिंग क्लियर हो जाएगा। दोज हु, अगर वो किसी को ट्रीट नहीं करता है अगर बढ़िया से, अदर को दूसरे को, यानी क्यू के बाद एस, शुड नॉट एक्सपेक्ट, उसको भी ये भी आशा नहीं करना चाहिए, उसको आशा नहीं करना चाहिए दूसरों से कि उसको भी ट्रीट बढ़िया से करेगा, वेल करेगा उसके साथ। यानी कि आर के बाद पी हो जाएगा, आर के बाद पी हो जाएगा। यानी QSRP किस में दिया गया, ये QSRP ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, देखो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एग्जाम में भी आप लोग अगर कोशिश करोगे ना तो बन जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि जो भी क्लास लिए होंगे वन प्लस डिफेंस अकेडमी का, जो भी क्लास करते होंगे यूट्यूब से पेड एप्लीकेशन पर, वो 100% एग्जाम में सक्सेस जरूर करेंगे आपको। ठीक है, ये आपका एक सीट करनी है, पूरा मैं इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, वन प्लस डिफेंस अकेडमी, वन प्लस डिफेंस अकेडमी जरूर याद कर लीजिएगा। अगर में क्लर्क बनना है तो वन प्लस डिफेंस अकेडमी जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी क्लास में कभी कभी डिले हो जाता है, लेट हो जाता है, इसका कारण ये है कि एग्ज़ाम का पता नहीं कब होने है, कब होना है। मैं आशा मैं कर रहा हूँ ये एग्ज़ाम होना है, तो बच्चों का भी थोड़ा मोटिवेट कम हो जाता है। लेकिन मैं बच्चों बोलूँगा अगर सक्सेस करना चाहते हो टाइम ऐसा मत गंवाना आप लोग। ठीक है, तो मैं भी थोड़ा लेज़ी हो जाता हूँ कभी कभी, लेकिन फिर से अभी क्लास आने स्टार्ट हो जाएंगे अभी आपका। ठीक है, तो बस एग्जाम का डेट निकल जाए, फिर दिन रात हम लोग एक करेंगे, अब तब पढ़ने में थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सक्सेस करना है आपको, नौकरी पाना है आपको, जॉब में आना है आर्मी क्लर्क में, तो आपको मेहनत लगातार करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसे समझ लेना आप लोग। आगे आ जाओ, क्या दिया गया है, द स्टेशन ही हैड रीच्ड, ट्रेन केम बिफोर द। अब गौर से देखना आप लोग, क्या हो जाएगा अगर मैं ऐसे कर लूँ आपको कि ऑप्शन क्यू से स्टार्ट कर लूँ, ही हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन कम, क्या हो जाएगा, ही हैड रिच्ड, क्यू के बाद पी ले लूँ, ही हैड रिच्ड द स्टेशन बिफोर एस द बिफोर द ट्रेन केम आर, क्यू पी एस आर, क्यू पी एस आर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी से क्वेश्चन है, बस पढ़ के एक बार देखना आपको। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया आपको सैरनेम पता करना है। यहाँ पर जरूर गौर कर लेना आप लोग, क्या पूछ रहा है, डेयरिंग का आपको सैरनेम पूछ रहा है। डेयरिंग मतलब क्या, करेज, प्रोटेक्शन, सेफ्टी या फिर सिमिलरिटी। तो यहाँ पर देख लो कितना अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। डेयरिंग, डेयरिंग मतलब क्या होता है, उत्साह होता है, क्या हिम्मत होता है, बुलंद होता है, ऐसा होता है ना डेयरिंग। तो क्या करेज होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, करेज कहते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका सैरनेम में आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला दिया गया है ओमिट। ओमिट मतलब क्या होता है, ओमिट एक्सक्लूड, ऐड और अंडरटेक या इंक्लूड। ओमिट मतलब क्या होता है, हटा देना होता है, क्या होता है, हटाना होता है, मिटाना होता है। इसका एंटोनिम जो हो जाएगा आप इंक्लूड कर लेना, हटा देना। ठीक है, हटा देना, मिटा देना, इंक्लूड मतलब शामिल कर लेना। तो यहाँ पर ऐड मत करना आप लोग, क्या करना, ऐड मत करना आप लोग। ऐड का देखो, ऐड का मीनिंग भी वही है, लेकिन ऐड से बढ़िया मुझे इंक्लूड लग रहा है। ओमिट कर देना, मिटा देना, हटा देना। ठीक है, इंक्लूड मतलब शामिल कर लेना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। माफ़ कीजिएगा, एंटोनिम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने गलत कर दिया था, मुझे लग रहा था मैं सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। ओमिट मतलब क्या होता है, मिटाना, हटाना। आपका एंटोनिम में क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देख लो आप लोग, क्या हो जाएगा कि सायोनिम, सीज का सायोनिम क्या हो जाएगा। सीज मतलब क्या होता है, बिगिन, स्टॉप, क्रिएट और डल। तो सीज मतलब क्या होता है, रोकना, रोकना होता है। इसका सैरोनिम पता करना होता है, पता करना आपको, रोकना होता है, जब्त करना होता है, सीज का मतलब। तो सैरोनिम में क्या हो जाएगा इसका, बिगिन, स्टॉप, क्रिएट या फिर डल। आप सभी लोग क्या करोगे, स्टॉप करोगे, रोकना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो आप लोग बहुत बढ़िया से आप लोग करा है आपने 50 क्वेश्चन। अब देख लीजिए आपका सामने में ये दिया गया है पीडीएफ आर्मी क्लर्क के लिए कंप्लीट इंग्लिश दिया गया है कि पैसेज में 50 पैसेज है। आर्टिकल दिया गया 100, प्रिपोजिशन 280 होंगे इसमें, कमांडर 280 होंगे, पीक्यूआरएस आपका 77 है इसमें है, सायोनिम और एंटोनिम मिलाकर 1000 यहाँ पर है। तो आर्मी क्लर्क के लिए बेस्ट है, ये लोग जरूर आप लोग ज्वाइन कर लेना, आप लोग ले लेना। आप लोग ये पीडीएफ में दिया गया है, इसके पे आपको 150 करना है। ये वॉल्यूम 3 है, ये इसमें 10 सेट मिलेंगे आपको, इसके लिए 100 पे करना है आपको, आपके टेस्ट के लिए बढ़िया रहेगा। वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 1 लोगे अगर आप लोग, इसमें आपका तीनों में, इसके लिए देखिए वॉल्यूम 3 के लिए 100 है, वॉल्यूम 2 के लिए 99 है, वॉल्यूम 1 के लिए आपका 100 है। अगर आप तीनों लोगे, वैसे तो 300 होता है, उसमें आपको कुछ कम हो जाएगा, तो आप तीनों लेने की कोशिश करना आप लोग। लेकिन बनाने के लिए पहले वॉल्यूम 3 बनाना, फिर वॉल्यूम 2, फिर वॉल्यूम 1 जाना आप लोग बनाने के लिए, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो। बात बाकी आर्मी क्लर्क के लिए बेस्ट क्लासेस है इंग्लिश का भी, तो जरूर ज्वाइन कर लेना। इसके लिए फी जो है मात्र 500, यहाँ फी मत देखना, बस आप लोग क्लास पर फोकस करना, क्लास करना आप लोग। ठीक है, और पेमेंट करने के लिए जो आपका जो नंबर है, आपका ये नंबर है, जब पेमेंट करोगे तो यहाँ पर केशव के नाम से पेमेंट आएगा, इस पर पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट डाल देना। मैं आपको बुक जो है व्हाट्सएप सेंड कर दूंगा, या फिर क्लास ज्वाइन करने के लिए पेमेंट करके मैं आपको कूपन कोड दे दूंगा, क्लास आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। वहाँ पेमेंट आपको एप्लीकेशन पर नहीं करना होगा, अदरवाइज आप एप्लीकेशन पर भी पेमेंट कर सकते हो। और जो भी क्वेरी है तो आप मुझे कॉल या फिर मुझे व्हाट्सएप भी आप लोग जरूर कर सकते हो। तो आज बस इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद।